बहुत सारी लड़ाइयाँ ऐसी ऐसी होती हैं जिसमें जो कमांडर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो हार रहे हैं अभी बहुत बुरी हालत में, बट उनको एक चांस मिल जाए तो वो ऐसी बाजी चलेंगे कि लड़ाई पूरी तरह पलट जाएगी और वो जीत जाएंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में वेस्टर्न फ्रंट पे, जब जर्मनी की हार हो रही थी और जर्मन फोर्सेस के जो मेन सुप्रीम कमांडर थे हिटलर, उनको लग रहा था कि वो उनको एक बाजी उनकी सही पड़ गई अगर तो वेस्टर्न फ्रंट पे पूरा वो तख्ता पलट कर सकते हैं। और उसी के बारे में ये जो मेरा वीडियो है, जो मेरी पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज का एपिसोड 65 है, इसमें हम बात करेंगे बैटल ऑफ द बल्ज के बारे में। कहानी शुरू होती है जून 1944 से। ये वो टाइम था जब एलाइज वेस्टर्न फ्रांस में नॉर्मंडी में लैंड कर गए थे। उनकी लैंडिंग सफल हुई थी। उसके बाद नॉर्मंडी में वो आगे बढ़ते बढ़ते पूरे वेस्टर्न फ्रांस को कैप्चर करते हुए बिल्कुल जर्मनी के पास पहुंच रहे थे। उन्होंने इसी में पेरिस को भी लिबरेट कर दिया था। तो नॉर्मंडी की लैंडिंग्स और पेरिस के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हिटलर जानता था कि वो वेस्टर्न तरफ से तो एलाइज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहां खतरा है। दूसरी तरफ जो उसका ईस्टर्न फ्रंट था, जहां पे सोवियत यूनियन था, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। ऑपरेशन बाग्रासियो लॉन्च किया था जब, जिस पर मैंने वीडियो बनाया है। तो ऑपरेशन बाग्रासियो के बाद जो जर्मनी की हालत थी ईस्टर्न फ्रंट पे बहुत ही खराब हो गई थी। उनका आर्मी ग्रुप सेंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो वहां पे भी उनकी बहुत बुरी हालत थी, वहां पे भी लोग डिफेंसिव में थे। उसके बाद सदर्न हिस्से में अगर आप देखें इटली की तरफ, तो इटालियन फ्रंट पे भी एलाइज जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे जर्मनी की तरफ। तो ये तीनों तरफ से अब जर्मनी घिरा हुआ था और उनको पता था कि कहीं से भी अब कभी भी एलाइज जर्मनी के अंदर आ जाएंगे। बट अब जब इस सिचुएशन को हिटलर ने देखा तो उसको लगा कि देखिए ईस्टर्न फ्रंट पे तो इतना बड़ा फ्रंट है, इतनी बड़ी जमीन है कि अगर वहां पे काउंटर अटैक करने जाऊं तो ईस्टर्न फ्रंट पे मैं खास कुछ बदलाव ला नहीं पाऊंगा। और दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि ऐसा लग रहा था रेड आर्मी को देख के कि उनके पास जो सप्लाईज हैं और उनके पास जो सोल्जर्स हैं उनकी गिनती खत्म ही नहीं हो रही है। इतना रॉ मटेरियल, इतने सोल्जर, मतलब अनगिनत था उनके पास। तो उसने सोचा कि ईस्टर्न फ्रंट पे कुछ फायदा नहीं है बड़ा अटैक करने का। उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि हम अगर वेस्टर्न फ्रंट पे, जहां पे अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच में थोड़ी आपस में अनबन रहती है, उनमें मनमुटाव रहता है, अगर हम उनको उनके बीच में फूट डाल पाए, वहां हम कोई मेजर ब्रेक थ्रू ले पाए, तो हम वेस्टर्न फ्रंट पे जीत हासिल कर सकते हैं और फिर हम इस लड़ाई का रुख बदल सकते हैं। हिटलर इस बात को अच्छे से जानता था कि वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रिटिश और अमेरिकन आर्मीज मिल के लड़ाई कर रही हैं। तो जनरल ओमार ब्रैडली की 12th आर्मी और जनरल फील्ड मार्शल एक्चुअली बर्नार्ड मॉन्टगोमरी की 21st आर्मी के बीच में जो बाउंड्री थी उसको अगर अटैक करके कैप्चर कर दिया तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा। और वो जानता था कि जो अमेरिकन और ब्रिटिश लोगों के बीच में जो अलायंस है, जो दोस्ती है, वो बहुत ही कमजोर है, तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। और एक बार अगर हमने यहाँ पे हरा दिया ब्रिटिश लोगों को, अमेरिकन लोगों को, तो उनका जो अलायंस है वो टूटेगा। उसके बाद हम इन लोगों से संधि कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बार आपने दुश्मन को हरा दिया है तो हालांकि आप वीक पोजीशन में है, बट अगर आपने वहां पे हराया दुश्मन को तो आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो उसने सोचा कि इनको हराने के बाद फिर उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पे शांति के बाद मैं अब अटैक करूंगा ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, और एकमात्र मुझे एक फ्रंट पे ही ध्यान देना होगा। तो ये उसका पूरा प्लान था। तो ये जो उन्होंने पूरा प्लान बनाया, इसका नाम था वॉच ऑन द राइन। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जर्मन फोर्सेस वेस्टर्न डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करेंगी और जाके एंटवर्प का जो सी पोर्ट है उसको कैप्चर करेंगी। इसका इंपॉर्टेंस ये था कि जो वेस्टर्न एलाइज थे, ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस, उनको एंटवर्प से बहुत उम्मीदें थी कि वहां से उनको रॉ मटेरियल मिलेगा और तेजी से उनको रॉ मटेरियल वहां से मिल सकता है। बट अगर जर्मन्स ने उसको कैप्चर कर लिया तो ये जो है इनके हाथ से निकल जाएगा। तो इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट था एंटवर्प का। इस पूरे मिशन को प्लान करने के लिए उसने अपने दो बहुत ही भरोसेमंद जनरल्स को उसने जिम्मेदारी दी। एक था रुनस्टेड और दूसरा था मॉडल। इन दोनों जनरल्स को उसने कहा कि देखिए, हमको वेस्टर्न तरफ तेजी से डैश करना है, वैसे ही जैसे उन्होंने 1940 में फ्रांस की लड़ाई में किया था। आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू चीरते हुए जब वो चले गए थे वेस्टर्न फ्रांस को पूरा भेजते हुए ऊपर डंकर्क तक पहुंच गए थे, तो हिटलर सोच रहा था कि उसी तरह का कुछ इस बार भी हम कर सकते हैं। जब ये प्लान उसने अपने कमांडर्स को बताया तो उसके कमांडर्स हैरान रह गए कि ये क्या बोल रहा है। क्योंकि 1940 में जर्मन आर्मी की, जर्मन आर्म फोर्सेस की जो हालत थी वो, और अभी 1944 दिसंबर तक जर्मनी की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सिचुएशन में थे ही नहीं कि इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक, इतना तेजी से ऑफेंसिव एक्शन ले पाए। बट हिटलर बिल्कुल कन्विंस था कि हमारा ये अटैक सक्सेसफुल होगा। और देखिए, जब उसने 1940 में जब फ्रांस का जो लड़ाई हुई थी उसमें जो उसने अपना भरोसा दिखाया था कि हमारा अटैक सक्सेसफुल होगा, तब भी उसके जर्मन्स बहुत ही नर्वस थे कि शायद ही हम सक्सेसफुल ना हो पाए, आर्डेंस फॉरेस्ट में शायद हम इसको भेद ना पाए। तो हिटलर को लग रहा था कि मैंने 1940 में भी कहा था, तब भी ये नहीं मान रहे थे, पर तब मेरी बात सच हुई। तो इस बार भी मैं कह रहा हूं, ये लोग नहीं मान रहे तो मेरी बात सक्सेसफुल होगी। तो रुनस्टेड और मॉडल ने कुछ अलग अलग प्लान्स बताए कि हम एंटवर्प पे नहीं जाते हैं, हम ये कुछ दूसरे ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं। हिटलर ने कहा नहीं, हमको एंटवर्प पे ही हमला करना है और जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। म्यूज नदी को हमको क्रॉस करना है। तो इनका प्लान कुछ ऐसा था कि ऊपर नॉर्थ के डायरेक्शन में जनरल डीट्रिच की आर्मी 6th पैंजर आर्मी अटैक करेगी एंटवर्प के ऊपर, उसके नीचे
5th पैंजर आर्मी ये अटैक करेंगे ब्रुसेल्स के रीजन में और उसको कैप्चर करेंगे। और उसके नीचे जो जर्मन आर्मी थी, जर्मन 7th आर्मी, उनको इन दोनों आर्मीज के फ्लैंक्स को कवर करना था, मतलब ताकि नीचे से इन दोनों आर्मीज के ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। ये इनका पूरा मिशन ऑब्जेक्टिव था। तो इतने बड़े अटैक को लॉन्च करने के लिए आपको ऑब्वियसली बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए उन जगहों पे जहां से अटैक लॉन्च होंगे। तो रात के अंधेरों में जर्मन आर्मी ने अपने सोल्जर्स को धीरे धीरे करके मूव करना शुरू किया आर्डेन के रीजन में। उसके अलावा उन्होंने पूरा अपना रेडियो ट्रैफिक जो था वो बंद करके रखा था। देखिए, बात ये थी कि ये सारी चीजें जो हो रही थी ये जर्मनी के बहुत नजदीक थी। तो जर्मनी जानते थे कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो टेलीफोन लाइंस है, हम उनको यहां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि जर्मनी ने इस सारे प्लानिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अपनी टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल किया, तो उनको रेडियो का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इस वजह से एलाइड जो कोड ब्रेकर्स थे और जो इनका रेडियो ट्रैफिक इंटरसेप्ट करते थे, वो भी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे जर्मनी के कम्युनिकेशन को ब्रेक करने के लिए। तो टेलीफोन लाइंस का देखिए फायदा हुआ यहाँ पे जर्मनी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस सिचुएशन में दिसंबर 1944 तक आते आते जो पूरा एलाइड कमांड स्ट्रक्चर था, आइजनहावर हो गया, फिर यहाँ पे मोंटगोमरी हो गया, ओमार ब्रैडली, ये सारे जो कमांडर्स थे, इनको लग रहा था कि अब हम बहुत मजबूत पोजीशन में हैं, जर्मनी को हम वॉर खत्म कर देंगे क्रिसमस तक। इतने कॉन्फिडेंस में थे वो लोग। तो उनको पता था कि यहाँ पे कोई मेजर अटैक तो ये लोग लॉन्च कर नहीं सकते। और उसके अलावा उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स थी एलाइज के पास, और वो जानते थे कि इस पूरे एरिया में हमारे पास एयर सुप्रीमेसी है। तो कहीं पे भी कुछ भी अगर मूवमेंट होता है जर्मन आर्मी का, तो उनके प्लेन्स को दिख जाएगा। पर देखिए, हुआ ये, इत्तेफाक ऐसा हुआ और जर्मन आर्मी के खुशकिस्मती थी कि इस पूरे टाइम दिसंबर के समय मौसम बहुत खराब, तो उसकी वजह से जो एलाइड प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे थे और वो रिकॉन नहीं कर पा रहे थे। तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और लगातार जो जर्मन आर्मी है वो अपनी पोजीशंस पे मूव करती चली गई। अब अगर बात करें आर्डेन सेक्टर की, जहां पे ये अटैक होने वाला था, वहां पे एलाइज ने अपने उन सोल्जर्स को रखा था जो या तो नए थे उनको ट्रेनिंग करवाने के लिए, या फिर ऐसे सोल्जर्स जिन्होंने बहुत हैवी कॉम्बैट देखा था और उनको रेस्ट करने के लिए आर्डेन के रीजन में रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो रीजन है यहाँ पे कोई खास एक्शन नहीं हो रहा है। तो 16 दिसंबर को हिटलर ने फाइनली इसको अप्रूवल दिया और सुबह 5:30 बजे जो जर्मनी की 6th आर्मी थी कमांडर डीट्रिच के अंडर, उन्होंने अपना 2 घंटे का आर्टिलरी बराज शुरू किया। उन्होंने सुबह सुबह अटैक किया अमेरिकन पोजीशंस पे, और उन्होंने एल्जनहॉर्न रिज और लोशेम गैप की तक, वहां तक अपनी फोर्सेस को लेकर वो लोग पहुंच गए। जो जर्मन आर्मी का सेंटर वाला अटैक था, उन्होंने 2 अमेरिकन रेजिमेंट्स को घेर के कैप्चर कर लिया, और उन्होंने सेंट वाइथ जो रीजन था उस पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि उसको भी वो लोग अब कैप्चर कर लेंगे। जो नीचे वाला जो हिस्सा था, साउथ वाला, उन लोगों का जो एडवांस था वो उतना तेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहे थे एलाइड फोर्सेस। तो उन्होंने जब अपना अटैक शुरू किया तो सिर्फ 4 मील के बाद ही उनका अटैक जो है वो धीरे धीरे आके रुक गया। अगले दिन यानी दिसंबर 17 को जो इस पूरे एरिया में कमांडर इन चीफ थे, आइजनहावर, आइक जिनको कहते हैं, उनको समझ में आ गया कि ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा काउंटर अटैक है जर्मनी का। और उसने कहा कि अच्छा, अब अगर इस रीजन में वो अटैक कर रहे हैं, तो उसने सारी जितनी फोर्सेस हैं आसपास की, उनको बोला कि तुम यहां पे पहुंचो, इस पूरे एरिया को रीइंफोर्स करो। उसका ये मानना था कि अब एक बार जर्मनी की आर्मी बाहर आ चुकी है, तो हमको इनको ओपन में ही इनके ऊपर अटैक करके इनको हराना चाहिए, ताकि इस पूरे एरिया में जर्मन आर्मी की स्ट्रेंथ को हम पूरी तरह नष्ट कर दें। तो शुरुआत में जर्मन आर्मी ने जो अटैक किया वो बहुत ही सक्सेसफुल था, क्योंकि सारी एलाइड आर्मीज सरप्राइज हो गई। बट फिर भी जैसे जैसे जर्मन आगे बढ़ रहे थे, उनको रेजिस्टेंस मिल रहा था, और कुछ कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको वो पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया था, जो अभी भी एलाइज के हाथ में था, वो था बास्टोन, और उसके अलावा सेंट वाइथ भी। तो अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे जर्मन आर्मी ने जब अटैक किया तो उन्होंने एलाइड लाइंस को पीछे किया, बट सिर्फ एक एरिया में एक बड़ा सा बल्ज बना दिया, मतलब एक तरह का सेमी सर्कल, और उसी वजह से इस पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ द बल्ज कहते हैं। तो ये जो बल्ज बनाया था जर्मन आर्मी में, उसमें भी कुछ जगह थी जो अभी भी एलाइड हाथों में थी, कुछ एक छोटा सा पॉकेट था, उसमें से एक था बास्टोन का। बास्टोन में अमेरिका की 101 एयरबॉर्न इन्फेंट्री और 10th आर्मर्ड डिवीजन, उन्होंने इस जगह को होल्ड करके रखा था। अब देखिए, इस छोटी सी जगह को होल्ड करने का इंपॉर्टेंस ये था कि है तो ये छोटी सी जगह, बट क्योंकि जर्मन आर्मी को आगे मूव करना था, तो उनको चाहिए था कि ये एरिया हमारे हाथ में रहे। अगर ये एरिया हाथ में नहीं आया तो कुछ भी उनकी सप्लाई लाइंस हैं, उनको ये यहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो बास्टोन को वो लोग जीत नहीं पा रहे थे, हालांकि चारों तरफ से वहां पे अमेरिकन फोर्सेस फंसी हुई थी, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया। वैसे ही सेंट वाइथ के एरिया में भी यही हो रहा था। तो एक बहुत फेमस इंसिडेंट है, जब पूरी तरह घिरी हुई थी बास्टोन में यूएस आर्मी, तो उनको, उनके कमांडर को यहाँ से जर्मनी के कमांडर ने मैसेज किया कि भाई तुम अब पूरी तरह घिरे जा चुके हो, अगर तुमको मरना नहीं है तो भाई सरेंडर कर दो। और यहाँ पे जनरल मैकॉलिफ जो एयरबॉर्न इन्फेंट्री के कमांडर थे, उन्होंने एक वर्ड में आंसर दिया, नट्स। और ये बहुत ही फेमस हो गया है पूरे वर्ल्ड वॉर 2 की किस्सों में।
ये जो रिस्पांस था इसकी एक अलग ही जगह बन गई है। तो अभी जर्मनी की आर्मी को समझ में आ गया था कि उनका जो अटैक करने का प्लान था वो इनिशियली सक्सेसफुल तो हुआ, बट धीरे धीरे वो स्लो होने लगा। और उसके बाद जब मौसम साफ होने लगा तो फिर एलाइड एयरफोर्स जो है उसने इतनी ताकत दिखाई, उनके प्लेन्स टेक ऑफ करने लगे और उन्होंने जर्मन पोजीशंस पे अटैक करना शुरू किया। साथ ही साथ बास्टोन के रीजन में और जहां पे भी कुछ एलाइड पॉकेट्स थे, एलाइड आर्मी फंसी हुई थी, वहां पे उन्होंने अपना रिलीफ मटेरियल ड्रॉप करना शुरू किया। तो इस तरह से एक नई जान आई एलाइड ऑफेंसिव में। साथ ही साथ फिर आइक ने पैटर्न से बोला कि भाई देख, तू तो जा रहा था सार की तरफ अटैक करने के लिए, पैटर्न और थर्ड आर्मी को लेके सार की तरफ उसका अटैक करने का ऑब्जेक्टिव था, बट उसको बोला गया कि तुझे अब ऊपर मूव करना है और बास्टोन के रीजन में जाके वहां पे जो फंसी आर्मी उसको रिलीव करना है। पैटर्न ने कहा कि ठीक है, 2 दिन में मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उनको रिलीव कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जर्मन आर्मी का जो एडवांस था वो ज्यादा होते हुए भी अल्टीमेटली म्यूज नदी के 10 मील तक पहुंचते पहुंचते उनका एडवांस रुक गया। तो ये उनका मैक्सिमम एडवांस था। तो यहाँ पे जो जर्मनी के कमांडर थे उन्होंने हिटलर से पूछा कि अब यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमको रिट्रीट करने के लिए परमिशन दो। हिटलर ने कहा कोई चांस ही नहीं है, होल्ड करो उस जगह को। उसके बाद 26 दिसंबर को पैटर्न अपनी आर्मी को लेके पहुंच गया बास्टोन में इन लोगों को रिलीव करने के। यहाँ पे जीत हासिल करने के बाद पैटर्न को ऑर्डर दिया आइक ने कि तुम और नॉर्थ में मूव करो और वहां पे जो जर्मन आर्मी है उनको ट्रैप करो, नीचे से मोंटगोमरी आएंगे, वो भी एक जगह पे आके लिंकअप करो तुम और वहां पे जर्मन आर्मी को ट्रैप कर लो। बट क्योंकि मोंटगोमरी उतना तेज मूव नहीं कर पाया तो बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स वहां से निकल गए थे। बट अल्टीमेटली यहाँ पे जीत हासिल हुई एलाइड फोर्सेस को। हिटलर इस बात को समझ चुका था कि अब ये ऑफेंसिव पूरी तरह फेल हो रहा है, तो एक लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट किया हिटलर ने इसको बचाने के लिए। तो जनवरी 1945 के महीने में उसने अपनी लुफ्टवाफे को ऑर्डर दिया कि भाई तुम आर्डेन के रीजन में अटैक करो, वहां पे जो एयर सुप्रीमेसी है एलाइड फोर्सेस की उसको ब्रेक करो। तो यहां से जर्मन एयरफोर्स ने इनके प्लेन्स टेक ऑफ किया और आर्डेन के रीजन में बॉम्बिंग की और जो हमें प्लेन्स थे उनको डिस्ट्रॉय तो किया। तो अल्टीमेटली लगभग 300 एलाइड प्लेन्स को गिराया तो जर्मनी के प्लेन्स ने, बट उन्होंने खुद के भी लगभग 200 से ज्यादा प्लेन्स गवाए। और ये जो पूरा ऑपरेशन था जिसको ऑपरेशन बेस प्लेट कहते हैं, इसमें सक्सेस नहीं मिली जर्मनी की लुफ्टवाफे को, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका पूरा जो ऑब्जेक्टिव था उसको वो अचीव नहीं कर पाए। दूसरी तरफ एक और उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया, ऑपरेशन नॉर्थ विंड, नीचे की तरफ जो एल्सेस लोरेन के रीजन में जब थर्ड आर्मी को लेकर निकल गया था पैटर्न बास्टोन को बचाने के लिए, तो यहां पे ना जो लाइंस थी एलाइड लाइंस वो बहुत पतली हो गई थी, बहुत थिन हो गई थी। तो उनको ब्रेक करने की कोशिश की जर्मनी की एक अटैक ने, बट वो अटैक भी कामयाब नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो लास्ट अटेम्प्ट किए थे हिटलर ने ब्रेक थ्रू करने के लिए, वो दोनों अटेम्प्ट उसके फेल हो गए। और कुल मिला के एंड आते आते जनवरी के 28 तारीख तक सारी जो लाइंस हैं जर्मनी की वो वहीं पहुंच गई जो पहले थी इस बैटल ऑफ द बल्ज के शुरू होने से पहले। तो इस पूरे बैटल में अगर देखा जाए तो लगभग 80,000 से लेके 1 लाख जर्मन कैजुअलिटीज हुई और उसके जवाब में लगभग 80,000 के आसपास एलाइड कैजुअलिटीज भी हुई थी। बट अंतर यह था कि जो एलाइड कैजुअलिटीज थी उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास और सोल्जर्स थे, जर्मनी के पास रिप्लेसमेंट्स नहीं थी। बैटल ऑफ द बल्ज में पूरी तरह अगर देखा जाए तो जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी हार हुई, क्योंकि यहां पे उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को गवाया और जिस इंटेंशन से, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर उन्होंने इसको लॉन्च किया था, वो ऑब्जेक्टिव वो लोग मीट ही नहीं कर पाए। एंटवर्प पहुंचना तो छोड़ो, वो म्यूस नदी को भी क्रॉस नहीं कर पाए, जो उनका प्लान था कि ऑपरेशन शुरू होने के 4 दिन के अंदर वो क्रॉस कर लेंगे। तो उनको लग रहा था हिटलर को कि 1940 में जो वो आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू ब्लिट्जक्रीग लगा के एकदम तेजी से पहुंच गए थे डनकर्क के पास, वैसे ही वो यहां पहुंच जाएंगे एंटवर्प में, बट ऐसा नहीं हुआ। इस लड़ाई के बाद जर्मनी की जो वेस्टर्न फ्रंट पे जो ताकत थी वो और कमजोर हुई और उनकी सारी ऑफेंसिव एबिलिटीज जो है कि पहले अटैक करने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई। और इसके बाद अगले महीने जब जनवरी में 1945 में विंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया ईस्टर्न फ्रंट पे, तो वहां पे भी बहुत बुरी हालत हुई और उसके 2 महीने के बाद यहां से एलाइज ने भी एक बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया। तो अल्टीमेटली बैटल ऑफ द बल्ज एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि इस वजह से जर्मनी की हार में तेजी और आ गई। तो ये तो था मेरा वर्ल्ड वॉर 2 का बैटल ऑफ द बल्ज एपिसोड 65 था ये। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है और जो इसका प्रीवियस एपिसोड है, इन दोनों एपिसोड्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और इस पूरे एपिसोड से रिलेटेड एक बहुत सी बुक है, उस बुक का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको जनरली अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।